नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। और मैं हूं आपके साथ ललित। और हमारा आज का मुद्दा है नक्सलियों की उड़ी नींद अब खाली करेंगे जमीन। यहां ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बाद सियासत गरमाई हुई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कर दिया है कि बस्तर की एक एक इंच जमीन पर संविधान लागू होगा। तो वहीं दीपक बैज ने भी तंज कसते हुए कह दिया है कि जमीन किसके लिए खाली कराई जा रही है। यह बताएं, बस्तर की जमीन और नक्सलियों के नामों निशान को लेकर क्या चल रही है आखिरकार ये सियासत। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये खास रिपोर्ट। कहीं भी हूं भाई, एक एक इंच तक भारत का संविधान लागू होगा। एक एक इंच जमीन किसके लिए खाली कराएंगे आप? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में एक्शन के बाद अब सियासी टेंशन चरम पर है। फोर्स ने बीजापुर की करेगुट्टा की पहाड़ियों पर 21 दिन तक ऑपरेशन चलाया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 31 नक्सलियों को ढेर किया तो कई नक्सलियों को खदेड़ा। इस सफल ऑपरेशन के दौरान सरकार और विपक्ष एक साथ खड़े नजर आए, पर अब सियासत अपने रंग और ढंग में दोबारा नजर आ रही है। दरअसल गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि एक एक इंच जमीन पर संविधान लागू होगा। उन्होंने शांति प्रस्ताव को लेकर भी कहा कि सरकार गोली नहीं चलाना चाहती, लेकिन बातचीत कौन करेगा ये अहम मुद्दा है। कहीं भी हूं भाई, एक एक इंच तक भारत का संविधान लागू होगा। इसमें कहीं किसी को कोई संशय होना नहीं चाहिए। नक्सली चाहते हैं नहीं चाहते हैं मैं नहीं जानता हूं। मैं ये जरूर जानता हूं कि केंद्र की सरकार भी कोई एक गोली नहीं चलाना चाहती है, राज्य की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती है। ये मैं बिल्कुल जानता हूं। और मैं ये बिल्कुल जानता हूं कि पूरे मनोयोग से बात करना चाहते हैं, परंतु कौन बात करेंगे ये महत्वपूर्ण है मसला। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस ने पहले सवाल नहीं उठाए। निर्दोष आदिवासियों की हत्या, ऑपरेशन को लेकर असमंजस और राज्य सरकार की भूमिका को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। पर इस बार कांग्रेस ने बस्तर में संविधान को लेकर ही निशाना साधा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि गृह मंत्री एक बार अध्ययन कर लें, बस्तर संवैधानिक क्षेत्र है। तो बैज ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि वो जमीन किसके लिए खाली कराएंगे। एक बार शायद अध्ययन कर ले। बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है, संवैधानिक क्षेत्र है बस्तर। बस्तर में ग्राम सभाएं आदिवासियों के लिए पावरफुल है, पहला चीज। दूसरा चीज, एक एक इंच जमीन किसके लिए खाली कराएंगे आप? आर्सेलर मित्तल के लिए, रुमटा स्टील के लिए, कोरंडम की खदाने के लिए, या फिर अडानी के लिए, या फिर अंबानी के लिए? पहले ये तो बता दे किसके लिए खाली कराएंगे। कुल मिलाकर अब सियासत नक्सलवाद से तर एक दूसरे के मंसूबे को लेकर हो रही है। सरकार बातचीत के जरिए शांति तो चाहती है, लेकिन बातचीत कौन करेगा ये अहम मुद्दा है। तो वहीं विपक्ष भी नक्सलवाद का खात्मा तो चाहता है, लेकिन सरकार के इरादों पर उसे शक है। पर एक बात तो तय है, शाह की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आएगी, नक्सलवाद का नामो निशान मिटेगा और बस्तर में आतंक का अंत होकर रहेगा। तो निसंदेह का बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि नक्सलियों का अंत खत्म होने के लिए बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन जब नक्सली जाएंगे तो निसंदेह जमीन भी खाली होगी। वो जमीन किसके उपयोग में आएगी, इस पर राजनीति अब गरमाने लगी है। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति सियासतदानों की नींद उड़ा देती है, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। चूंकि राजनेता है, राजनीति करेंगे। और इसी पर चलिए हम चर्चा करने वाले के, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, जमीन खाली कराकर नक्सलियों को घुटने पर लाना चाहती है सरकार? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2, जमीन के मामले में कांग्रेस को सरकार के इरादे पर आखिरकार क्यों शक है? सवाल नंबर 3, जवानों के शौर्य पर राजनीति रोटियां क्यों सेकी जा रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी डिबेट रहने वाली है। और हमारे आज के जो मेहमान हैं, चलिए उनका परिचय करा दे। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ, सह मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी से। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चलिए मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। शर्मा जी, हम सभी जानते हैं जल, जंगल, ज़मीन, यही तीनों वजह होती है किसी भी जंग के लिए। और जंगल और ज़मीन के लिए नक्सलियों ने कितनी जानें ली, हम ये भी जानते हैं। निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा है, हिंसा की है। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि अंत करीब है, अंत दिखाई दे रहा है।
लेकिन आप उस जमीन के लिए, चूंकि अब वो जाएंगे तो जमीन के लिए राजनीति शुरू हो गई है, किस तरह से देखते हैं इस राजनीति को? देखिए, आदिवासी जो हैं जल जंगल जमीन के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं, ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए। क्योंकि नक्सली इन्हीं शोषण के आड़ में, जब उनको लगता था कि नमक के बदले उनको चिरौंजी देना है, वनोपज को देना है, तब जाके इन लोग वहां घुसते गए। अब जब सरकार लोकतांत्रिक ढंग से वहां प्रवेश कर रही है, तो निश्चित रूप से खनिज संसाधन से परिपूर्ण इन क्षेत्रों का दोहन छत्तीसगढ़ के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, ये प्राथमिकता तो होनी चाहिए। और यदि ये चीज नक्सली भी ये चीज कर रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति का यदि उसको बचाने की बात कर रहे हैं, नगर नार स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध करते हैं, तो ये तो अलग अलग आपकी बातें हैं जिसको लेकर आप संघर्ष कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अरण्य को लेकर के जिस तरह से अभियान चल रहा है, उसको बचाने की बात कर रही है, बिजली पैदा करना है कि कोयला निकालना है कि नहीं निकालना है, जंगल काटना है नहीं करना, ये संघर्ष लोकतंत्र में चलता रहता है, वैचारिक मतभेद रहता ही है कब कितना उपयोग करना है। लेकिन बात यहाँ पे आती है, जब आप यहाँ पे यूनिफाइड रूथलेस अप्रोच की बात करते हैं, तो नक्सलाइट समाप्त करेंगे तो इन संपत्तियों का उपयोग निश्चित रूप से इन आदिवासियों के हितों में होना चाहिए जो यहाँ पे रहवासी हैं। क्या इनकी भूमिका रोजगार के, जैसे सरकार कह रही है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण की बात कही रही है, शिक्षा की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है, तो इस चीजों को लेकर के वहां आईटीआई के माध्यम से रोजगार के अवसर कितने उपलब्ध कराएंगे, क्या जो है, जैसे नगरनाथ, एक बात महत्वपूर्ण है कि एनएमडीसी का मुख्यालय आप हैदराबाद में, वो छत्तीसगढ़ बस्तर नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकता? यहाँ आने से तमाम प्रकार के, अभी भी नक्सलाइट में भी देखिए कि बड़े नेता जो है, नक्सलाइट के लीडर जो है, वो तेलंगाना की ओर से नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में केवल नीचे स्तर के काडर हैं, जो अभी आप देखे होंगे कर्रेगुट्टा में कि तेलंगाना सरकार की क्या भूमिका रही, छत्तीसगढ़ सरकार की क्या भूमिका रही, एंड टाइम में जब कुछ होता है तो क्या बड़े लीडर इस राजनीति का लाभ लेते हुए वहां से बाहर निकल गए? ये भी एक सवाल है। 21 लोग मारे गए, बाकी कहां गए? जो बड़े बड़े, हिड़मा का नाम आ रहा था, महादेवन का नाम आ रहा था, तमाम प्रकार की बात है। राजनीति से ऊपर उठ के सोचने की आवश्यकता है। और जो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की बात है, इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता कर सकते हैं। क्योंकि आप निजीकरण करेंगे तो उस क्षेत्र में, जैसे टाटा कंपनी का एक उदाहरण हो चुका है कि वो वापस चले गए, कांग्रेस ने किसानों को जमीन वापस कर दी। इस प्रकार की राजनीति को लेकर एक संयुक्त, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस भाजपा दो ही दल हैं और दोनों के बीच में इस विषय में, लेकिन सर वो बात तो यही होती है जो सत्ता में होता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति उन्हीं की देखी जाती है, हालांकि विपक्ष का भी सहयोग होता है, हम देखते हैं। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि देखिए, अभी तो नक्सलवाद के अंतिम, उसको खत्म करने के अंतिम पायदान पर हम लोग हैं, और अभी तो खत्म होना बाकी है, और लग रहा है कि अब जल्दी ही उसका अंत हो जाएगा। और आपका भी बहुत अहम सहयोग था विपक्ष के नाते, एक अच्छे विपक्ष के नाते, हमने देखा भी। लेकिन अभी तो जमीन खाली होगी, फिर जमीन का बंटवारा होगा, जमीन कहां जाती है, सरकार कहां देती है, लेकिन अभी से आपको ये संदेह क्यों है जमीन को लेकर? देखिए, दरअसल में जहां तक नक्सलवाद का प्रश्न है, नक्सलवाद का खात्मा होना ही चाहिए। इसमें मैं और मेरी पार्टी दोनों पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। और अगर वो आगे बढ़ के बात करना चाहते हैं, बचे कुचे लोग, उनसे बातचीत भी होनी चाहिए। सरकार ने कह दिया, ये अच्छी बात है, स्वागत का विषय। मगर भारतीय संविधान को स्वीकार करते हुए, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करते हुए अगर कोई सामने आके बात करता है, उससे बात जरूर होनी चाहिए। मगर सवाल ये है कि जैसे देश की आजादी के पहले ये तय करना आवश्यक था कि देश कैसे चलेगा। तो हमारी संस्थाओं ने, जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष किया, उन लोगों ने ये तय किया कि भारत लोकतांत्रिक देश होगा, यहाँ सभी। सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपके यहाँ टेलीविजन अगर चालू होगा तो उसे बंद कर दीजिए, साउंड डबल हो रहा है। ठीक है जी जी जी, ये इसी कारण हो रहा है। ठीक है सर। तो उसमें बात ये है कि जैसे मान लीजिए अब बस्तर खाली होगा, वहां 5वीं अनुसूची लागू है। आमतौर पे ये देखा गया है कि देश में जिन स्थानों को खाली कराया गया, उसको कारपोरेट को सौंप दिया गया। चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे संयंत्रों का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे बंदरगाह का विषय हो, इन चीजों को लगातार जो देखते हुए हम आए हैं, इससे मन में पार्टी में एक शंका उत्पन्न होती है कि इसका उपयोग क्या बस्तर के लोगों के लिए होगा। बस्तर के लोग जो है प्रतिभाशाली लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, और जल जंगल जमीन पे उनकी स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक उनका अधिकार है। तो सरकार को इसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि इसका तात्पर्य विरोध नहीं होता।
ये हम प्रश्न ये आपका हमारे सवाल है, हमारे ठीक है पास- सर। मैं पूछ ये लेता हूँ हमारा अनुराग जी सवाल से। है जी। कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसको स्पष्ट कर दे कि नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं होना है, ये जल जंगल जमीन पे बस्तरिया लोगों का ही अधिकार रहेगा, ये वही उपयोग में आएगा, तो ये सारा कुहासा समाप्त हो जाएगा। ये इस प्रश्न का जवाब अनुराग जी, सरकार को देने के बजाय क्या इसके लिए कोई आलोचना विशेष में प्लान, कर- जी विशेष कुछ प्लान अनुराग जी बनाया गया है कि ये जमीन जब मुक्त होगी तो फिर किसके पास जाएगी, क्योंकि इसको लेकर संदेह के बादल तो उठते हैं। ललित जी, सबसे पहले तो वास्तव में इस बात के लिए बड़ी खुशी है कि आज देश की जनता, प्रदेश की जनता और सब लोग मानने लगे हैं कि आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़ा नासूर नक्सलवाद अब छत्तीसगढ़ की धरती और देश की धरती से समाप्त होने लगा है। अमित शाह जी का संकल्प, विष्णुदेव साय जी की मेहनत और विजय शर्मा जी के नेतृत्व में ये सारी चीजें संपन्न होने वाली है, ये बात सब मानने लगे हैं। मुझे लगता है अभी बात सिर्फ इस मुद्दे पे ही करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है। मार्च एक टारगेट है हमारे पास, और एक बात है, ये छत्तीसगढ़ आदिवासियों का प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ ओबीसी का प्रदेश है, और निसंदेह उनके विकास के सारे कार्य होंगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह और किसी प्रकार के सवाल की कोई गुंजाइश नहीं है। कितना खूबसूरत क्षेत्र है बस्तर, जहां पर्यटन की इतनी विभिन्न संभावनाएं हैं। जब बस्तर पूरा खाली हो जाएगा तो पूरे विश्व में पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बस्तर के लघु वनोपज जो वहां की पहचान है, अगर हरा पत्ता सोने की बात करें, चाहे महुआ की बात करें, या चिरौंजी या किसी और इमली और चार की बात करें, निसंदेह इन सब के बड़े बड़े प्रसंस्करण केंद्र लगेंगे। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात लगती है, मैंने विजय शर्मा जी का बयान अभी सुना, माननीय गृह मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर की एक एक इंच जमीन पर हम लोकतंत्र लाकर रहेंगे। मुझे लगा कि वो लोकतंत्र की बात किए थे, और लोकतंत्र लाने का विशुद्ध रूप से मतलब है कि शस्त्र से वहां लोकतंत्र नहीं चलेगा, बंदूक की नली से वहां पे शासन नहीं आएगा। वहां शासन आएगा वहां रहने वाले आदिवासियों के मंतव्य से, आदिवासियों की भावनाओं के अनुसार से। और बहुत अच्छी बात है, माननीय सुरेंद्र जी मेरे वरिष्ठ हैं, और सबसे बड़ी बात है, नक्सल का दंश उन्होंने अपनी आंखों के सामने झेला है। उनको गोली तक लगी थी, और सुरेंद्र जी लगातार नक्सलवाद खत्म करने के लिए पक्ष में रहे, और कांग्रेस पार्टी भी जिस प्रकार से उनका रवैया है कि बिल्कुल नक्सलवाद खत्म करने के लिए वो साथ है। तो मुझे लगता है कि भी सारी बात, सारी मेहनत, सारी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद खत्म करने पर होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी संदेह का वातावरण अगर निर्मित होता है, किसी प्रकार के किसी भी विवाद का वातावरण निर्मित होता है, तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं बार बार आग्रह करता हूं, मैं जानता हूं मेरे वरिष्ठ इन चीजों को समझते हैं, के शर्मा जी भी समझते हैं। तो मुझे लगता है सारी मेहनत, सारी ताकत और सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद के खात्मे पर लगाएं हम। जी शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, अगर हमको डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो उसके लिए बड़े कारखाने खोलने होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे वहाँ के आदिवासियों को रोजगार मिले। लेकिन वो कारखाने, वो तमाम एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? उसके लिए तो बिजनेसमैन ही करेंगे ना, चाहे वो फिर टेंडर आमंत्रित करके कराया जाए। कोई हम और आप आम लोग तो कर नहीं सकते, और सरकार भी अपनी तरफ से कितना कुछ करेगी। तो क्या एक पारदर्शी एक पॉलिसी लानी पड़ेगी सरकार को, कांग्रेस को भी कहीं इसमें संदेह ना हो, ताकि आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? ललित जी, इसी चीज को तो स्पष्ट करने की बात हो रही है। इनडायरेक्टली कहीं कांग्रेस बात कर रही है तो इसी चीज को कर रही है। क्या निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? जो उद्योगपतियों के नाम लेते हैं, इन लोग 2 उद्योगपति हैं, उन्हीं के लिए खाली किया जा रहा है क्या? एक संदेह का वातावरण तो हो रहा है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो या नक्सल मुक्ति की बात हो, अमीर धरती के जो गरीब लोग की बात आती है, तो अमीर धरती में जब गरीब लोग जो अमीर होंगे, इसके लिए भी विश्वास की बात आ रही। वनोपज की बात आती है तो वहां पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट कितने लग रहे हैं? जो आपने कहा कि बिना निजीकरण के ये संभव है क्या? यही तो स्पष्टीकरण की बात है जिसके लिए हम यहाँ चर्चा के लिए बैठे हैं। कि वहां जो खनिज संसाधन तमाम प्रकार, आज लिथियम मिल रहा है सुकमा में, अकलतरा के साथ साथ सुकमा में भी मिल रहा है। तो इतने मतलब कीमती हमारे बहुमूल्य धातु हमारे पास उपलब्ध है। हीरा गरियाबंद में देखिए, हीरा उपलब्ध है वहां पे, वहां भी नक्सली पहुंच रहे हैं। तो क्या नक्सलियों के कारण ही है अपना खनिज संसाधन सुरक्षित अभी तक के? नक्सली हट जाएंगे तो वो पूरा दोहन हो जाएगा क्या? इस प्रकार से जो संशय का वातावरण खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, ये सांसद है दीपक बैद जी, सांसद रहे हुए हैं, प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस के, उस क्षेत्र को जा कांग्रेस क्या इसी कारण से नक्सलाइट का खुल के समर्थन की जो बात आती है, नक्सलाइट अभी जैसे सुरेंद्र भैया ने कहा कि हम नक्सली उन्मूलन के साथ हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन लोग भी आ सकते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि इन सभी विषयों पर पूरे देश में चर्चा हो रही, निजीकरण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रेलवे के निजीकरण की बात आती, कम्युनिस्ट पार्टी अलग अपनी इसी विषय को लेकर संघर्ष करते रहती है श्रमिकों के माध्यम से, इधर माओवादी हथियार उठा,
मेन सिर्फ यही है, अनुराग जी भी शायद यही कह रहे हैं कि हथियार छोड़ दो, बाकी बातें आप संवैधानिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़के भी आ सकते हैं। जनता यदि आपके साथ है तो किसी को चुनाव लड़ने पे, किसी विचारधारा पे रोक नहीं है, चाहे ममता बनर्जी की विचारधारा हो, चाहे ओवैसी की विचारधारा हो, चाहे केजरीवाल की विचारधारा हो, सभी विचारधारा के आधार पर जनता लोकतंत्र में फैसला करती है। आप चुनाव मैदान में आइए, चुनाव जीतिए, इन्हीं क्षेत्रों से विधायक चुन के जाइए, अपनी नीति खुद बनाइए यदि आपको लगता है जनता आपके साथ है तो। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कि आप लोकतांत्रिक ढंग से आप सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त कीजिए, जनता का विश्वास यदि आपके साथ है तो चुनाव लड़िए, इसमें तो कोई है नहीं। हिंसा छोड़िए, विकास में आदिवासियों को आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, विकास में आदिवासियों को आगे बढ़ने के लिए योगदान देना होगा, लेकिन क्या वो तमाम लोग उतना विश्वास, उतना भरोसा रख पाते, कायम उनका किस तरह से रहेगा। लेकिन सुरेंद्र जी, बात ये भी सामने आई कि निजीकरण पर आपको संदेह है, लेकिन निजीकरण तो जरूरी है, दोनों मिलकर होना चाहिए, दोनों का मिलाजुला रूप होना चाहिए, केवल निजीकरण भी संभव नहीं है, सरकार की जो हस्तक्षेप भी जरूरी है। आप इसको लेकर कुछ सुझाव रखते हैं क्या? क्योंकि अगर मान लो होगा तो सरकार को तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जमीन अगर होगी तो जमीन कहीं ना कहीं तो देनी होगी, और डेवलपमेंट करना है, अगर विकास करना है तो कहीं ना कहीं निजी हाथों में देना पड़ता है। तो वो अगर पारदर्शी तरीके से हो, टेंडर अगर आप सामने आए, कांग्रेस की भी इसमें भूमिका हो विपक्ष के नाते, तो फिर भी क्या संदेह रह जाएगा इसमें? ललित जी, आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। देखिए, बस्तर के जो जंगल है या बस्तर के जो वनोपज है, वो अपने आप में बहुत बड़ा उपयोग है। उसका आज तक के सही ढंग से उसके जीवन से उपयोग किया जाना चाहिए। अब आप एक चीज समझिए कि वहाँ का काजू, वहाँ का महुआ जो है आज की तारीख में विदेश में 114 रुपये किलो बिक रहा है। उसका प्रोसेस करके उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। उसी तरह चार है, चिरौंजी है, आंवला है, गोंद है, वहाँ के छाल है, अर्जुन की छाल है, जो औषधि संपदा है, इतने प्रचुर मात्रा में है, इतना ज्यादा संपन्न और इतना वैभव युक्त है कि वो अपने आप में उद्योग है। अगर वहाँ के वनवासियों को, वहाँ के जंगल में रहने वाले आदिवासियों को इन सब चीजों का प्रशिक्षण दिया जाए, छोटी छोटी इकाइयों का गठन किया जाए और इसके निर्यात की व्यवस्था की जाए, तो न सिर्फ बस्तर में बल्कि छत्तीसगढ़ में और बल्कि देश विदेश में भी बस्तर के उत्पादों का झंडा गड़ सकता है। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मैं कि बस्तर के दंतेवाड़ा में वहाँ के आदिवासी भाई बहन लोग मिलकर एक जीन्स का निर्माण करते हैं, वो उसका एक्सपोर्ट हो रहा है विदेश में। तो इस तरह के चीजों को निश्चित रूप से, जैसे मान लीजिए कृषि जो है अपने आप में एक उद्योग भी तो है, वो अन्न का उत्पादन करता है, जमीन की सुरक्षा करता है, लोगों के लिए नेशनल प्रोडक्ट देता है, फिर उसकी आमदनी का बंटवारा छोटे छोटे गरीब लोगों में होता है, छोटे किसानों में होता है। तो दरअसल में क्या है कि एक उद्योगपति या बड़े कारपोरेट को आप लाते हैं तो एक व्यक्ति उसके मुनाफे का हिस्सेदार होता है, जबकि आप छोटी छोटी इकाई लगाते हैं, छोटे छोटे उद्योग लगाते हैं, स्थानीय स्तर पे तो पर्यावरण की भी रक्षा करता है, ऊर्जा की खपत भी कम करता है, पानी की खपत भी कम करता है, और जो संसाधन बस्तर में ऑलरेडी उपलब्ध है उन संसाधनों का ज्यादा परिष्कृतीकरण करके उसको अधिक ढंग से डेवलप करके उससे बहुत ज्यादा आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। और ये बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नियत अच्छी हो, अच्छी नियत के साथ अगर इन सब कामों को किया जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि जंगल को काटे जाए, कोई जरूरी नहीं है कि मिनरल की खुदाई की जाए। बस्तर को संपन्न करना, छत्तीसगढ़ को संपन्न करना, हमारे पास ऑलरेडी इतने संसाधन है कि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति के हाथ में जब कोई चीज आता है तो फिर बाहर के लोग आएंगे, मशीनें आएंगी, और जो बस्तर की जो खूबसूरती है, बस्तर की जो नैसर्गिकता है, बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर का जो संगीत है, बस्तर की जो भव्यता है, उस पर कुठाराघात न हो, इस बात को ध्यान में रखना। तो सर एक मेरा एक डाउट है सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि ये आम लोग भी जानना चाहते हैं कि अगर खनिज संसाधनों को निकालना है उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी, तमाम चीज़ों की, संसाधनों की ज़रूरत होगी। ये आम लोग कहाँ से ये संसाधन ला सकते हैं? छोटी छोटी इकाइयों के लिए तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन उन इकाइयों को अपना सामान कहीं बेचना है, उन इकाइयों को आगे बिजनेस करना है, तो उसके लिए कोई एक बड़ा बिजनेस, एक मॉडल तो होना चाहिए। तो आपको लगता है कि सरकारीकरण या सरकार के द्वारा, अब विकेंद्रीकरण आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बड़े लेवल पर इन सामानों
का क्रय करने वाले लोग भी होना चाहिए, और इनके लिए जो मशीनों की आवश्यकता पड़े उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कुछ आप सोचते हैं? नहीं, देखिए, इसमें दो तरह की बात है। मैंने जो कहा कि जो ऑलरेडी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, उन संसाधनों के माध्यम से रोजगार का सृजन किया जा सकता है। मिनरल को निकालना है, माइंस को निकालना है, वो एक अलग विषय हो जाता है। मेरा कहना यह है कि प्राथमिकता में पर्यावरण की परिस्थिति को देखते हुए 46% जंगल कभी छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे, लगातार घटते जा रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, मकान बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, रेलवे के ट्रैक बन रहे हैं, तो ये सारे चीजों का दबाव भी है। लोगों को आवासीय व्यवस्था के लिए जो दबाव बन रहा है, तो लगातार जंगल घट रहे हैं। तो जंगल को बचाने की प्राथमिकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है, राष्ट्रीय स्तर पे भी है। और ये बात आपने सही कही का विषय है। इससे क्या है कि अब आप देखिए, मौसम कभी भी गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगता है, बरसात विचित्र स्थिति होने लगी है, और सारी तरह की। अनुराग जी बिल्कुल, मैं यही आपकी बात ही ले जा रहा हूँ। अनुराग जी, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि देखिए, बस्तर है, जो जंगल है उसको तो बचाना ये बड़ी कवायद है। आदिवासियों को रोजगार देना, आदिवासियों को फिर जागरूक करना, उस लेवल पर लाना ताकि वो अपने आप को कमजोर न समझे, उसके लिए भी तमाम डेवलपमेंट करना जरूरी है। लेकिन उसका पूरी तरह से शहरीकरण नहीं करना है। उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो जंगल की जो खूबसूरती है, उसको भी बरकरार रखना है। तो इसके लिए कोई प्लान है आपके पास, कोई बिजनेस प्लान? क्योंकि आप ये तमाम चीजें जब सामने आती है तो शक और संदेह ये व्यक्त होता है। तो इसको लेकर क्या ऑल पार्टी आप मीटिंग करके या उन तमाम विपक्ष को भी अपने साथ लेकर काम करना चाहेंगे, जैसे अभी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ थे वो? ललित जी, एक तो कहावत है, सूत न कपास जुलाहे से लठा लठी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस डिबेट के माध्यम से ये प्रतिपादित करने का प्रयास क्यों हो रहा है कि वहां पे इंडस्ट्री आएगी तो ही डेवलपमेंट होगा, वहां पे इंडस्ट्री के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगना चाहिए। ललित जी, पूरी होने दीजिए बात। और वहां पे माइंस आएंगे, बड़ी बड़ी मशीनरी आम प्राइवेट करना चाहिए, ऐसा कोई स्थिति है ही नहीं भाई। वहां पे एनएमडीसी और नगरनार स्टील प्लांट अपने आप काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बस्तर विश्वविद्यालय वहां पे खुला, मेडिकल कॉलेज भी बस्तर में खुल चुके हैं। ललित जी, आपको इस बात की बड़ी अच्छे से जानकारी है। प्रयास विद्यालय के माध्यम से बस्तर का आम आदिवासी युवा आजकल इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहा है। दंतेवाड़ा में 60 से ऊपर शैक्षणिक संस्थाओं का एजुकेशन हब है। माननीय मोदी जी ने जनमन योजना के तहत वहां के आवासहीन लोगों का आवास देना और वहां के विकास के कार्य प्रारंभ हो गए हैं। न केवल सरकार नक्सलवाद के लिए लड़ रही है, अपितु नियत नेला नार योजना के तहत आदिवासियों के घर तक सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, राशन, ये सारी चीजें पहुंचा रही है। उसको मुख्य धारा में लाने के सारे वो प्रयास हो रहे हैं जिससे बस्तर का आदिवासी अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाते हुए वहां के लघु वनोपज से लेकर अपना विकास कर सके। देखिए, बहुत अच्छी बात सुरेंद्र शर्मा जी ने कही कि बस्तर की अपनी एक संस्कृति है, अपना एक संगीत है, अपना एक पेय प्रधार है, अपना एक परिधान है। इसको आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर पंडुम का आयोजन किया और पूरे बस्तर के लोगों ने वहां पे उसमें भागीदारी की। बस्तर ओलंपिक एक अभिनव प्रयास था कि बस्तर के आम लोगों को खेल के क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से बस्तर की सभ्यता, संस्कृति, वहां का पूरा वातावरण, वहां की जल, जंगल, जमीन को बचाते हुए भी उनके विकास किए जा सकते हैं। ये एक अच्छी बात है अनुराग जी, और ये सरकार की मंशा दिखाई भी देती है, ऐसा नहीं है, तमाम कार्यक्रमों के जरिए दिखाई देती है। और अभी तक तो नक्सलवाद के साए में थे, और अब हम लोग कहते हैं कि लगातार हर आदमी नक्सलवादी या जो बड़े लीडर होते हैं वो होते हैं, लेकिन आम गरीबों को, वहां के ग्रामीणों को निशाना बनाकर, उनको ढाल बना के उनको भी नक्सलवाद में जो है झोंक दिया गया था। ऐसे तमाम लोग अब सरकार के अच्छे योजना से, अच्छे कार्यक्रमों से वापस से, जैसे नियत नेलानार की आप बात करें, तो वापस से मुख्य धारा में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो अच्छे नागरिक बनकर समाज में एक अच्छा काम कर सके। और मुझे लगता है विपक्ष इसके साथ, आपके साथ जुड़ा हुआ है। थोड़े से जो उनके शक और संदेह हैं, आप अगर उनको दूर कर देंगे, आपने किया भी है बहुत हद तक, लेकिन आगे भी अगर आप उनको दूर करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा बस्तर, और ये जो इलाका है वाकई बहुत खूबसूरत है और वो देखने को हमको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी, आपका भी, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था। और के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत अच्छी डिबेट आज हुई है, नक्सलियों की उड़ी नींद और अब खाली करेंगे जमीन, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि नक्सलवाद अब खात्मे की ओर बढ़ता जा रहा है। चलिए, इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।